हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज की इस वीडियो में, जो कि है हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री को हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी कुछ देखा था। हिस्ट्री को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा था: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। इस आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, जो कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व तक के समय में यह सभ्यता विकसित हुई थी। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, सभ्यता क्या होती है। देखिए, सभ्य मानव जो है, सभ्य मानव सबसे पहले आए थे एशिया महाद्वीप पर। सभ्य मानव सबसे पहले एशिया महाद्वीप पर ही हुए, इसीलिए एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अब देखिए, ये सभ्यता होती क्या है। अब देखिए, सभ्य मानव क्या होते हैं। तो मानव सभ्य तभी कहलाते हैं जब वह एक दूसरे की सहायता करते हैं, या एक दूसरे के बात को समझते हैं, एक दूसरों के लिए कुछ सहायता करते हैं। यानी मानव के अंदर जो सभ्यता, संस्कार, संस्कृति जो होती है, संस्कृति किसी की बातों को समझना, किसी के लिए कुछ करना, या एक दूसरे का आदर करना, या किसी के काम आना, किसी की सहायता करनी, ये सब क्या एक सभ्यता है। यह एक संस्कृति है, यह एक हमारी संस्कृति है। हमें देख करके कोई भी बता सकता है कि हम किस संस्कृति से हैं। यानी हमारी जो भारत की संस्कृति है वह कैसी है, या हम यूरोपियन कंट्री के बारे में भी को भी देख के बता सकते हैं कि उनकी संस्कृति कैसी है। अब देखिए, इसी संस्कृति को जब किसी देश या किसी समाज के द्वारा अपना लिया जाता है, इसी संस्कृति को जब किसी देश या समाज के द्वारा अपना लिया जाता है, तो वही संस्कृति एक सभ्यता का रूप ले लेती है। जब किसी संस्कृति को देश या समाज के द्वारा अपना लिया जाता है, तो वही संस्कृति सभ्यता का रूप ले लेती है। ठीक है। सभ्य मानव सबसे पहले एशिया महाद्वीप पर हुए। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी दी थी, वह दी थी चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। अब इसने क्या जानकारी दी थी, तो जिस समय हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, उस समय हमारा आर्थिक विदोहन भी हो रहा था। यानी कहीं से यदि कोयला निकल रहा है तो उस कोयले को निकाला जा रहा था, कहीं से पेट्रोलियम निकाला जा रहा था, कहीं से कोई सोने निकाल के लिए जा रहे थे। तो इस तरह से आर्थिक विदोहन हो रहा था। उसी क्रम में चार्ल्स मैसन को एक जगह दिखाई दिया जहां पर कि कुछ दीवारें ऊपर उभरी हुई थी, कुछ घरों के छत दिखाई दे रहे थे। इस तरह का कुछ इन्होंने देखा। जब इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर हो सकता है कुछ घरें जो हैं दबी हुई हों, पुराने समय की जो घरें होंगी वह कुछ दबी हुई हों, या इस सब तरह की कुछ हो सकती हैं, यहाँ कुछ नगरें हो सकती है। इसका जो मैसेज दिया था, इसके बारे में बताया था, तो वे थे चार्ल्स मैसन ने। इसको आसानी से याद रख सकते हैं। मैसेज किसने दिया था, तो मैसन ने। इसका मैसेज, सिंधु सभ्यता का मैसेज किसने दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने। अब देखिए, इसका सर्वेक्षण किया गया था। तो उस समय हमारे पुरातात्विक विभाग के जो हेड थे कनिंघम, उस समय हमारे यहाँ पुरातात्विक विभाग के जो हेड थे कनिंघम, इन्होंने उस पूरे क्षेत्र को, जिस क्षेत्र के बारे में मैसन ने बताया था, उस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। यानी उस जितना बड़ा उस क्षेत्र था, उस पूरे क्षेत्र पर जाकर के एक बार उसका सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद इन्होंने जॉन मार्शल को इसकी खुदाई करवाने का आदेश दिया। कहा गया कि आप इस जगह की खुदाई करवाइए, देखिए इस यहाँ से क्या प्राप्त होता है। तो इसके बारे में इन्होंने, कनिंघम ने जॉन मार्शल को कहा गया था कि इसकी खुदाई करवाई जाए, यहाँ पर पता लगाइए कि यहाँ क्या है। ठीक है। तो जॉन मार्शल ने उस समय बुलाया दयाराम सहनी को। जॉन मार्शल ने बुलाया दयाराम सहनी को और इनसे कहा कि आपको यह जो पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस पूरे एरिया को आपको खुदाई करनी है। इस पूरे एरिया की खुदाई करनी है आपको। तो इन्होंने कहा ठीक है, खुदाई की जाएगी।
लेकिन यहाँ पर सख्त निर्देश दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा कि खुदाई जैसे तैसे कुदाल ले लिए, जहाँ तहाँ से खोद खाद दिए, वो उस तरह से खुदाई नहीं करनी है। आपको जो यह दीवार हल्का सा दिख रहा है, तो इसी को इस पूरे यहाँ इससे पूरा नीचे तक आपको खोदते हुए जाना है, पता करना है कि यह दीवार कहाँ तक गई है। उसके बाद जहाँ भी वैसा कोई कठोर चीज़ मिले, जहाँ भी कोई कठोर चीज़ मिले, ऐसा नहीं कि उसे फोड़ देना है, बल्कि उसको छोड़ करके जहाँ नरम मिले, जहाँ नरम जगह मिले, जहाँ मट्टी हो वहीं पे खोदना है। जहाँ कठोर मिले उस जगह पर आपको खुदाई नहीं करनी है। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो खुदाई प्रारंभ हुई, उस दीवार के साइड से, दोनों साइड से खुदाई शुरू की गई। उसके बाद खोदते खोदते फिर और नीचे अंदर खुदाई हुई और दूसरे जगह खुदाई की गई। तो धीरे धीरे कहीं कठोर कहीं नरम, कहीं कठोर कहीं नरम, कहीं कठोर कहीं नरम, इस तरह से जगह मिलता, जहाँ जहाँ नरम मिलता गया वहाँ खोदते गए, जहाँ जहाँ नरम मिलता गया वहाँ खोदते गए। बाद में पता चला कि ये तो सीढ़ी है ऊपर से नीचे तक आया हुआ, पूरे उसके आसपास खोदा गया। तो पता चला यहाँ कई सारे घर हैं। इस खुदाई में पता चला कि यहाँ तो अंदर में बहुत सारे घर हैं। तो उसको पूरा खोदा गया, पूरे उस एरिया को खोदा गया। तो वहाँ 300 से अधिक घर मिले, वहाँ 300 से अधिक घर मिले। अब इस 300 में से 200 घर, 200 नगर तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में प्राप्त हुए। 300 में से 200 तो अकेले गुजरात में ही प्राप्त हुए। ठीक है। अब देखिए, जब इसकी खुदाई हो गई तो अब देखा गया कि यह क्या है। देखा गया कि यह क्या है, तो देखा गया कि अंदर में पूरे नगर बसाया गया है। यहाँ अंदर में पूरा एक दो घर नहीं है, पूरा का पूरा एक शहर बसाया गया है। और उस शहर के चारों ओर एक बाउंड्री दी गई है। उस जगह के पर जहाँ घर हैं उस सभी को मिला करके एक बहुत बड़ा बाउंड्री दिया गया है। जैसे इस तरह मान लीजिए यहाँ बहुत सारे घर बने हुए हैं, यहाँ बहुत सारे घर हैं, तो इसके चारों ओर इस तरह से एक बाउंड्री घेरा गया है। अब जब बाउंड्री घेरा गया है तो बाउंड्री कहाँ घेरा जाता है, यह शहरी क्षेत्रों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कि शहर में लोग अपना घर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाते हैं। घर बनाए तो वहाँ चारों ओर बहुत अच्छी तरह से बाउंड्री घेर के रखते हैं। तो देखा गया कि यहाँ अंदर में पूरा गांव, पूरा एक शहर बसा हुआ है जिसके चारों ओर एक बाउंड्री दी गई है। यानी यह एक शहरी सभ्यता हो सकती है, यह एक शहरी सभ्यता हो सकती है। तो धीरे तब पता चला कि अब उसके बाद देखा गया कि यह इसकी जो सड़कें हैं, यहाँ जो सड़कें बनाई गई हैं वह एकदम सीधी, एकदम स्ट्रेट हैं। यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती है। एक इधर से आ रही है, एक इधर से इधर आ रही है। इस तरह से सड़कें जो हैं एकदम सीधी हैं, यानी एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। तो इससे पता चला, अब गांव में देखिएगा तो एक सीधा सड़क मिलेगा आपको, इधर कहीं भी सड़क जाते जाते वो सड़क किधर घूम जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है गांव में। लेकिन शहरों में देखिएगा कि सड़क आपको एकदम स्ट्रेट मिलेगा, एकदम सीधा सड़क मिलेगा। तो इससे पता चला कि यह जो सभ्यता है, यहाँ जो निवासी हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे। यानी इन लोगों के पास डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा थी। इतना ही नहीं, सड़कें सीधी मिली, उसके बाद इनकी जो नालियाँ थी, इसके बगल में हर देखिएगा आप, सड़क के बगल से इनकी नालियाँ गुजरी हुई थी। सड़क के बगल से इनकी नालियाँ गुजरी हुई थी और वह नालियाँ जो थी एकदम ढकी हुई थी। नालियाँ जो थी वह एकदम ढकी हुई थी। ये नहीं कि खुला हुआ है उसमें कचरा गया तो नाली जाम हो गई, इस तरह से नहीं। पूरा का पूरा नाली जो है एकदम ढका हुआ, एकदम सिस्टमेटिक बनाया हुआ था। और ये कहीं ना कहीं जाकर के एक गटर में जाकर के मिल रही थी। सारी नालियाँ जाकर के एक गटर में मिल रही थी। इससे पता चलता है कि यह जो सभ्यता है यह एक शहरी सभ्यता थी, यानी नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि गांव में देखिएगा तो गांव में नाली का कोई फिक्स नहीं रहता है कि नाली बनाना ही है, सड़क पर भी नाली बह रही है। तो और शहरों में देखिएगा कि नाली हो या सड़क हो या घर हो, एकदम सिस्टमेटिक बनाया जाता है। तो इससे पता चला कि यह जो सभ्यता है, ये जो यहाँ के जो निवासी थे वह शहरी क्षेत्र के थे, यानी शहरी थी। यहाँ जो लोग रहते थे, इन्होंने एक पूरा का पूरा शहर बसा के रखा था, न कि एक गांव बना के रखे थे। इन्होंने एक पूरा का पूरा शहर बसा के रखा था। अब देखिए, इनकी जो ईंटें मिली हैं, इनके जो घर के जो ईंटें हैं
वह पकी हुई ईंटों के थे। इनके जो घर बने हुए हैं वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। कैसे? तो एक तो आप देख करके बता सकते हैं कि ईंटें कच्ची हैं या पकी हैं। दूसरा कि जब आप खुदाई कीजिएगा तो खुदाई के इसमें कच्ची ईंटें टूट जाएंगी, वह खुदाई के साथ ही चली जाएगी। लेकिन पकी हुई जो ईंट होगी वह खुदाई के साथ नहीं जाएगी, वह बची रह जाएगी, सुरक्षित रहेगी। इसीलिए इससे पता चला है कि इनकी जो ईंटें थी वह पकी हुई ईंटें थी। और पकी हुई ईंटें अभी वर्तमान में यूज हो रहा है। अभी भी देखिएगा आप ग्रामीण क्षेत्रों में तो वहाँ पर मिट्टी के ही घर बने हुए हैं। तो इस सबसे पता चला है कि यह जो सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी। ठीक है, अब देखिए ये पता चल गया कि ये शहरी सभ्यता। अब इसके बारे में पता लगाया गया कि इसका चारों डायरेक्शन क्या है, कहाँ से कहाँ तक यह सभ्यता, यहाँ के लोग फैले हुए थे, कहाँ से कहाँ तक यहाँ पर लोगों का निवास था, किस किस डायरेक्शन में। तो देखिए ये है हम लोगों का चारों ओर का डायरेक्शन। तो सबसे पहले देखिए उत्तर में जम्मू कश्मीर के पास एक मांडा नाम का एक जगह है, वो जो कि चिनाब नदी के किनारे है, यहाँ तक फैला हुआ था। दक्षिण में महाराष्ट्र के पास एक जगह है दाइमाबाद, महाराष्ट्र के पास एक जगह है दाइमाबाद, यहाँ तक ये इसका जो क्षेत्र था फैला हुआ था। पूरब में यूपी के पास है आलमगीरपुर, यहाँ तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। और पश्चिम में पाकिस्तान के पास है सुतकांगेडोर, पाकिस्तान में है सुतकांगेडोर, यहाँ तक फैला हुआ था। यानी पूर्वी जो इसका विस्तार है वह उत्तर प्रदेश तक था, पश्चिमी विस्तार पाकिस्तान तक था, उत्तरी विस्तार जम्मू कश्मीर तक, और दक्षिणी विस्तार जो था वह था महाराष्ट्र तक। तो इस चारों जगह का नाम दिया गया है। दक्षिण में सुतकांगेडोर, पश्चिम में सुतकांगेडोर, उत्तर में मांडा, पूरब में आलमगीरपुर, दक्षिण में दाइमाबाद। ये किस किस नदी के किनारे थे? तो पश्चिम में जो था सुतकांगेडोर, यह दास्क नदी के किनारे है। उत्तर में जो है मांडा, वह चिनाब नदी के किनारे है। पूरब में है जो है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, यह हिंडन नदी के किनारे है। अब इधर देखिए दाइमाबाद, दक्षिण में जो दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, वह प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए उसके बाद इसका नामकरण की बारी है। जब इसका नामकरण किया गया, इसका जो नामकरण किया था वह क्या था, जॉन मार्शल ने। इस सभ्यता के बारे में इसका जो नामकरण किया था वो क्या किया था, जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था। यह एक सिंधु घाटी सभ्यता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इसके जो भी यहाँ जो शहर मिले हैं, यहाँ जो भी शहर मिले हैं वह किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। यहाँ जो भी शहर मिले हैं वह किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे, और वह नदी कहीं न कहीं जाकर के सिंधु नदी में ही मिल रही थी। जो जितनी भी नदियाँ थी वह सब जाकर के सिंधु नदी में ही मिल रही थी, इसीलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, यह था। अब देखिए सिंधु घाटी शब्द का नामकरण हो गया। अब जो इसकी पहली खुदाई प्रारंभ हुई, इसकी खुदाई जो प्रारंभ हुई, सबसे पहले हड़प्पा में इसकी खुदाई प्रारंभ की गई थी। पाकिस्तान के क्षेत्र में ही है यहाँ पे हड़प्पा। तो यहाँ हड़प्पा में सबसे पहले इसकी खुदाई प्रारंभ की गई थी। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण कुछ नगर जहाँ से हमें जिसकी खुदाई की गई और यहाँ से क्या क्या हमें मिले हैं पुरातात्विक अवशेष, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो खुदाई की गई थी वह थी हड़प्पा की खुदाई की गई। सबसे पहले जो खुदाई की गई थी हड़प्पा की खुदाई की गई थी 1921 में। हड़प्पा की खुदाई की गई थी 1921 में। इसकी खुदाई किया था दयाराम सहनी ने। हड़प्पा की खुदाई जो की थी वह की थी दयाराम सहनी ने। ये जो हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर में है। यह हड़प्पा जो है स्थल है वह पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर स्थित है। अब ये हड़प्पा जो शहर था, हड़प्पा शहर जो था, यह मुख्य रूप से श्रमिकों के रहने की जगह थी। यह जो हड़प्पा शहर था यह मुख्य रूप से श्रमिकों के रहने की जगह थी। अब हम लोग देखते हैं इस हड़प्पा शहर में क्या क्या अवशेष मिले हैं, क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ एक कुम्हार का चाक देखने को मिला है। हड़प्पा में
हमें कुम्हार का एक चाक देखने को मिला है, जिस पर वह मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार, तो वह कुम्हार का जो चाक है वह हड़प्पा में हमें देखने को मिला है। उसके बाद और क्या मिला है, तो श्रमिक आवास देखने को मिला है, यानी श्रमिक आवास, यहाँ लेबरों के रहने का एक जगह बना हुआ था, तो वही श्रमिक आवास हमें देखने को मिला है हड़प्पा से। उसके बाद एक अन्नागार देखने को मिला है। अन्नागार यानी कि अनाज का जो भंडारण जहाँ किया जाता है उसे अन्नागार कहते हैं, तो वही अन्नागार यहाँ हड़प्पा में हमें देखने को मिला है, अन्नागार। उसके बाद और क्या देखने को मिला है, तो एक मातृदेवी की मूर्ति मिली है, मातृदेवी की मूर्ति मिली है हड़प्पा से, जिससे यह पता लगता है कि लोग मातृदेवी की पूजा करते थे, पूजा पाठ में भी इनकी रुचि थी। उसके बाद और क्या मिला है, तो ओखली मिली है। ओखली देखे होंगे, लकड़ी का आता है, ऊपर से उसमें चावल या धान ये सब कुटा जाता है कुछ भी, तो ओखली मिली है हड़प्पा से। और क्या मिला है, तो ताबूत देखने को मिला है, यहाँ से ताबूत मिला है। ताबूत देखे होंगे कि क्रिश्चियन में या मुस्लिम धर्म में जो मरने के बाद जो ले जाया जाता है, तो एक ताबूत में अच्छी तरह से उन्हें लेटा करके, सुला करके, लेटा करके ले जाया जाता है, तो वही ताबूत देखने को मिला है हड़प्पा से। उसके बाद एक RH-37 कब्रिस्तान मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है। देखिए इसकी जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें लिखित प्रमाण भी, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन वह अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। लेकिन एक ये जो कब्रिस्तान मिला है वहाँ पर ये RH-37 लिखा हुआ मिला था, जो कि वर्तमान में हम लोगों की जो लिपि है उससे मैच करता हुआ है। ये उन्होंने, ये RH-37 उन लोगों ने नहीं लिखा, उन लोगों ने लिखा होगा इसे कुछ और लिखा था, लेकिन ये जो लिपि मिली है ये इस तरह की, ये वर्तमान में हम लोगों जो लिपि है RH-37, ये हमारी जो लिपि है उससे यह मैच करता है कि ये R लिखा हुआ है, ये H लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा, ये वर्तमान में हमारी लिपि से बस एक यही है जो मैच करता हुआ हमें दिखाई दिया है, ये RH-37, जो कि एक कब्रिस्तान था, जो कि एक कब्रिस्तान था। यहाँ हमें कब्रिस्तान भी देखने को मिली। उसके बाद एक हाथी की खोपड़ी देखने को मिली, हाथी का, अब जिंदा हाथी तो मिलेगा नहीं उतना साल पुराना वाला, तो हाथी की खोपड़ी हमें देखने को मिली है हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद और एक और पशु मिला है, एक श्रृंगी पशु, यानी जिसके सिर पर सिर्फ एक ही सींग था, गेंडा नहीं, गेंडा के सिर पर एक सींग होता है लेकिन गेंडा जैसा था नहीं। इस पशु का जो शरीर था वह गाय के समान था, गाय के जैसा उसका शरीर था, लेकिन उसके सिर पर, अब देखिए गाय को 2 सींग होता है, लेकिन यहाँ जो पशु मिला है उसके सिर पर एक ही सींग था, वो भी बीच में। एक श्रृंगी पशु देखने को मिला है। अब यही एक श्रृंगी पशु, इसी एक श्रृंगी पशु, यहाँ की जो मोहरें हैं, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता की जो मोहर है, उस मोहर पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का ही चित्र देखने को मिला है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता की जो मोहर मिली है वहाँ से इस एक श्रृंगी पशु की ही चित्र अधिक देखने को मिला है हर सिंधु सभ्यता के मोहरों पर में। ठीक है, तो एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य उसके मोहर पर में, उसके फोटो, उसका मतलब फोटो, उसका चित्र या उसका मोहरों पर में इसके चित्र देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन इसका जो चित्र बनाया हुआ था मोहर पर, उससे पता चला है कि यह एक श्रृंगी पशु का चित्र बनाया हुआ था, तो वह हमें यहाँ की मोहरों पर देखने को मिला है। देखिए आप फिर से एक बार इसे पर देख लेते हैं कि हड़प्पा में क्या क्या मिला है। हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, उसके बाद अन्नागार, उसके बाद मातृदेवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी और एक श्रृंगी पशु का चित्र देखने को मिला है। यह सब हमें हड़प्पा से देखने को मिला है। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृदेवी की मूर्ति,
ठीक है। उसके बाद ओखली, ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, और उसके बाद हाथी की खोपड़ी और एक श्रृंगी पशु के चित्र हमें हड़प्पा से देखने को मिले हैं। ये था हमारा हड़प्पा। अब इसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो। इसके बाद एक शहर था मोहनजोदड़ो। इसके बाद एक शहर है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। दूसरा जो प्रमुख शहर मिला है वह था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। अब देखिए ये कहाँ है, तो ये भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर में है। ये भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर में है। अब देखिए ये जो शहर है मोहनजोदड़ो, यह सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी शहर है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर यह मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से लाश के बहुत बड़े ढेर देखने को मिले हैं। यहाँ लाश के बहुत बड़े ढेर देखने को मिले हैं। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, और यहाँ से हमें लाश के बहुत बड़े ढेर देखने को मिले हैं। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी, जो कि पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद आप देखिए यहाँ से हमें मिला क्या क्या है साक्ष्य के रूप में, तो यहाँ से हमें मिला है पुरोहित आवास। यहाँ पुरोहित आवास देखने को मिला है। उसके बाद लोगों के घरों में कुआं देखने को मिला है। लोगों के घरों में कुआं देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ से सबसे एक बहुत ही बड़ा स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार, जैसे नदी या तालाब टाइप का होता है उस तरह का बहुत बड़ा स्नानागार, जहाँ गांव के लोग स्नान करने के लिए यानी नहाने के लिए उपस्थित होते थे। तो यह सबसे बड़ा स्नानागार सिंधु सभ्यता में जो भी चीज मिले हैं उसमें से सबसे बड़ा स्नानागार यह मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो से देखने को मिला है। और दूसरा सबसे बड़ा जो इमारत देखने को मिली है यहाँ अन्नागार। अन्नागार देखिए हमें हड़प्पा में भी देखने को मिला है, लेकिन सबसे बड़ा जो अन्नागार देखने को मिला है वह हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिला है, सबसे बड़ा अन्नागार। उसके बाद यहाँ जो सड़कें देखने को मिली है वह एकदम चौड़ी, बहुत अधिक चौड़ी सड़कें थी। जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन सड़क, इस तरह की बहुत चौड़ी सड़कें यहाँ पर देखने को मिली हैं। उसके बाद एक सभागार मिला है, जहाँ कुछ लोग उपस्थित होकर के मीटिंग किया करते होंगे या किसी बात के लिए चर्चा करने के लिए एक सभागार बना हुआ था, जो कि सभागार हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ एक मूर्ति मिली है। यहाँ एक मूर्ति मिली है जिसके 3 मुख हैं। 3 मुख है, 1 2 और 3, तीनों साइड से मुंह बना हुआ है। और उसके आसपास में हाथी, चीता, गेंडा, भैंसा, ये सब बहुत सारे जानवरों के चित्र देखने को मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यह जो मूर्ति है वह भगवान शिव की मूर्ति होगी, क्योंकि भगवान शिव के आसपास ही यह गेंडा, भैंसा, बैल ये सब देखने को मिले। बैल के यहाँ चित्र नहीं मिले हैं, बैल के चित्र नहीं मिले हैं इस मूर्ति के आसपास में, लेकिन अन्य जानवरों के मिले हैं। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा, सांप, बिच्छू ये सब देखने को मिला है। तो इससे अनुमान लगाया गया कि यह भगवान शिव की ही मूर्ति हो सकती है। तो हमें पशुपति शिव की मूर्ति वहाँ पर देखने को मिली है। पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति वहाँ हमें देखने को मिली है। उसके बाद क्या देखने को मिला है, तो कांसे की जो एक नर्तकी की मूर्ति है, एक नाचती डांस करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है, जो कि कांसे की थी। एक नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिली है जो कि कांसे की थी। तो ये जो साक्ष्य मिले हैं ये हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। फिर से एक बार इसे देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो यानी मृतकों, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। यह जो है पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। यह सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में है। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो ही है। उसके बाद
यहाँ से हमें पुरोहित आवास देखने को मिले हैं, कुआं, लोगों के घरों में कुआं देखने को मिला है, एक बृहत स्नाना, बहुत बड़ा स्नानागार देखने को मिला है, और सबसे बड़ा अन्नागार देखने को मिला है। यानी सबसे बड़ा जो सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो चीज़ देखने को मिला है वह यह अन्नागार ही देखने को मिला है। ठीक है। उसके बाद यहाँ की सड़कें जो थी वह चौड़ी थी। उसके बाद यहाँ एक सभागार देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है और एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि कांसे की थी। ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है साक्ष्य। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक शहर है चनहुदरो। इसके बाद है एक शहर है चनहुदरो। चनहुदरो में हमें देखने को, चनहुदरो की जो खोज की गई थी यह 1931 में की गई थी। चनहुदरो की जो खोज की गई थी वह 1931 में की गई थी, जिसकी खोज की थी गोपाल मजुमदार ने। चनहुदरो की जो खोज की थी वह गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में। यह चनहुदरो जो क्षेत्र है ये भी पाकिस्तान में ही है। ये चनहुदरो जगह शहर जो है यह भी पाकिस्तान में ही है और सिंधु नदी के किनारे ही है। अब देखिए, ये एकमात्र ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्ग रहित है, यानी जिसके चारों ओर ये घर है, इसके चारों ओर हमें बताया कि चारों ओर से एक बाउंड्री दिया हुआ था, यानी दुर्ग बनाए हुए थे। लेकिन ये चनहुदरो एकमात्र ऐसा शहर था जिससे के चारों ओर ये दुर्ग नहीं बनाए हुए थे। चनहुदरो ही एकमात्र ऐसा शहर था, नगर था, जिसके चारों ओर दुर्ग नहीं बनाए गए थे, यानी ये दुर्ग रहित थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें मिले क्या क्या है, तो यहाँ से ज़्यादातर मेकअप की सामग्री मिली है। यहाँ से औरतों की जो मेकअप की सामग्री होती है, लिपस्टिक, ऐना, कंघी, यही सब हमें यहाँ से अधिक देखने को मिला है। मेकअप सामग्री हमें अधिक देखने को मिली है। उसके बाद क्या मिला है, तो एक गुड़िया मिली है, मिट्टी का एक गुड़िया मिली है। उसके बाद एक मनका मिला है। मनका यानी कि वो घड़ा जो होता है, मनका मिट्टी का जो घड़ा होता है उसी को मनका कहा जाता है, तो मनका हमें वहाँ मिला है। उसके बाद अलंकृत ईंट, यानी ईंटें जो हैं एकदम सजाई हुई, उसमें फूल पत्ती ये सब डिजाइन बनाया हुआ ईंट देखने को मिला है यहाँ चनहुदरो से। चनहुदरो से मेकअप की सामग्री देखने को मिली है, गुड़िया मिली है, मनका मिला है, अलंकृत ईंट यानी सजा ईंट, वैसे ईंट जिस पर फूल पत्ती कुछ डिजाइन किए थे वैसे ईंट देखने को मिले हैं। उसके बाद एक और चीज मिला है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पैरों के निशान मिले। बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। अब ये निशान कैसे मिले हैं, तो जैसे कोई घर जैसे मिट्टी से अगर पोछा जाए, मिट्टी से अगर उसको नीपा जाए तो क्या, अगर कोई इस पर चलता है तो उसके पैरों के वहाँ छाप पड़ जाते हैं। ताज़ा यदि उस पर पोछा लगा हो मिट्टी का, तो अगर कोई चलेगा तो उस पर उसके पैरों के छाप पड़ जाते हैं। तो वही दिखाया गया है कि यहाँ जो हो सकता है यहाँ पर ताज़ा पोछा किया गया हो, मिट्टी से पोछा गया हो और बिल्ली भागी हो, बिल्ली यहाँ से भागी हो और इसका पीछा करते हुए कुत्ता भी इसका पीछा करते हुए इसी ओर से भागा होगा। बिल्ली इस ओर से भागी है और इसका पीछा करते हुए कुत्ता भी इसी ओर भागा है। इस चीज के उस जमीन पर में दोनों के पैरों के निशान देखने को मिले हैं, एक दूसरे के आगे पीछे इस तरह से पैरों के निशान देखने को मिले हैं, जिससे पता चलता है कि एक बिल्ली इधर से भागी होगी और कुत्ता उसका पीछा करते हुए गया होगा। इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं चनहुदरो से क्या मिला है। चनहुदरो की खोज 1921 में गोपाल मजुमदार ने की थी, जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है, जिसके चारों ओर दुर्ग नहीं बनाए गए हैं। यहाँ से अधिक मात्रा में मेकअप की सामग्री देखने को मिली है, गुड़िया मिला है, मनके मिले हैं और अलंकृत ईंट यानी सजाए हुए ईंट देखने को मिले हैं और एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान देखने को मिले हैं।
तो ये हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में आज पढ़ा, और इसमें कुछ प्रमुख शहरें जो इनकी थी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो, इनके बारे में देखा। और ये इनमें से किस जगह से क्या क्या हमें देखने को मिला है, हड़प्पा से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, चंद्रहुदड़ो से क्या क्या मिला है, ये सब हमने देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि और भी कुछ प्रमुख शहरें हैं, उन शहरों के बारे में देखेंगे कि वहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं। और देखिए, इसे आज के लिए तब इसको इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।